हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक एटम का मॉडल क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से एटम्स बनते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए लास्ट लेक्चर को अगर हम कंक्लूड करें तो हमने पढ़ा था कि बीच में होता है हमारा एक वेल कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियस जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके आसपास होते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और यहां से एनर्जी लूज नहीं होती है। एनर्जी बस एक ही केस में लूज होगी, या तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है। अब बच्चों उसके बाद हमने पढ़ा था, यह था हमारा शेल नंबर 1 मतलब के शेल, यह था शेल नंबर 2 एल शेल, ये शेल नंबर 3 एम शेल और ये शेल नंबर 4 एन शेल एंड सो ऑन। जरूरी नहीं है कि एक एटम के अंदर 4 ही शेल होंगे, और भी शेल्स हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि एक ऑर्बिट के अंदर मतलब के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए एक रूल होता है और फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब यहां पर n जो होता है बच्चों वो होता है शेल नंबर। अगर हमारा k शेल है तो उसके लिए शेल नंबर हो जाएगा 1, l शेल है तो शेल नंबर 2, n शेल नंबर 3 n3 और m शेल n इक्वल टू 4। तो बच्चों देखिए, अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2। मतलब क्या है, के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर मैं वैल्यू डालूं n की 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 दैट इज 8। एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एल शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की है। उससे कम हो सकते हैं पर उससे ज्यादा नहीं हो सकते। एन शेल की कैपेसिटी 2 इंटू 3 की पावर 2 दैट इज 2 इंटू 9 18 इलेक्ट्रॉन्स की है। और एम शेल की एम और यहां पर एन शेल की 2 इंटू 4 की पावर 2 दैट इज 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। अब बच्चों ये सारी हैं कैपेसिटी के एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब एन शेल के अंदर मैक्सिमम 32 प्रेजेंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। पर अब यहां पर एक रूल आता है, आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एन मान लीजिए किसी एक एटम का एन शेल है, एन की कैपेसिटी तो 32 है, पर उसके अंदर कैपेसिटी 32 है, पर क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो ये रूल है बच्चों कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, चाहे कैपेसिटी उसकी कुछ भी हो। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टडी करना है वो है एटॉमिक नंबर। तो हेडिंग डालिए बच्चों, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक एटम को एक नंबर दिया जाता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं।
अगर एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 3 तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 3। अगर प्रोटॉन्स है 7 तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 7। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों टोटल नंबर ऑफ protons lying in the nucleus of any atom is called the atomic number। अब बच्चों एटॉमिक नंबर जो होता है एक एटम की आइडेंटिटी होती है। अगर एटॉमिक नंबर चेंज तो इसका मतलब एटम चेंज। एटॉमिक नंबर 3 था, अब एटॉमिक नंबर 4 हो गया है। तो ये जो दोनों एटम्स की मैं बात कर रहा हूं ये दोनों अलग अलग एटम्स हैं, सेम एटम्स नहीं है। तो हम इसे बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी फॉर एनी एटम। अब एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। तो एटॉमिक नंबर is represented by capital Z। अब एक एटम के अंदर एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और number of protons is always equal to number of electrons in any atom which is equal to number of electrons। तो अगर मैं बोलूं कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं 20, इलेक्ट्रॉन्स हैं 20, तो मुझे बताओ उसके अंदर कितने, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो इसका आंसर है सर एटॉमिक नंबर दैट इज Z होगा 20, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स 20 प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है मास नंबर। अब क्या होता है मास नंबर? एक न्यूक्लियस के किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स प्लस जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं बच्चों मास नंबर। चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स lying in the nucleus of an atom। अब मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों सिंबल कैपिटल A से। मास नंबर is denoted by कैपिटल A। तो अगर मैं मास नंबर के लिए फॉर्मूला लिखूं तो क्या बनेगा? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये था बच्चों मास नंबर। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एटम है जिसका मास नंबर है 35 और उसका एटॉमिक नंबर है 17। आप मुझे बताइए इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों ये था क्वेश्चन। अब आंसर, क्योंकि मास नंबर है 35
तो मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 35। और एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो प्रोटॉन्स हैं 17। तो अगर मैं प्रोटॉन्स की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में डालूं तो 17 प्लस n इक्वल टू 35 बनेगा, और यहां से आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 18। प्रोटॉन्स पता लग गए, न्यूट्रॉन्स पता लग गए, अब अगला काम है हमारा इलेक्ट्रॉन्स पता करना। तो एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे बच्चों 17। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या पढ़नी है कि अब हम एक टेबल देखेंगे जिसके अंदर अपने पीरियोडिक टेबल के 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनका मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सब हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है ऐसे, तो बच्चों एटॉमिक नंबर हमेशा लिखा जाता है नीचे यहां पर, और मास नंबर लिखा जाता है या तो इसी साइड पे ऊपर, या फिर हम मास नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया एलिमेंट सिंबल, ये हो गया एटॉमिक नंबर, यहां पे मास नंबर, सॉरी यहां पे मास नंबर। ठीक है बच्चों, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है क्लोरीन, एक एलिमेंट है जिसका इसमें अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसका एटॉमिक नंबर है 17। तो 17 हो गया एटॉमिक नंबर, और उसका मास नंबर होता है 35। तो मास नंबर लिखेंगे हम 35, या तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, या फिर क्लोरीन 17 35। यह होता है किसी भी एलिमेंट को मास नंबर और एटॉमिक नंबर के साथ रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब चलिए, अब हम एक टेबल की बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं हम कौन से एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों एलिमेंट्स लिखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, और आगे के एलिमेंट्स हम नेक्स्ट पेज पे अपने लिखेंगे। तो चलिए पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। इसके लिए बच्चों जो सिंबल होता है, ये थे सारे बच्चों नेम्स ऑफ एलिमेंट्स।
अब हम बात करेंगे इनके एटॉमिक नंबर की, दैट इज Z। तो इसके लिए एटॉमिक नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब बच्चों ये था एटॉमिक नंबर। अब आ जाते हैं एटॉमिक मासेस पे, दैट इज मास नंबर पे। तो ये हो गया A। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हाइड्रोजन में होते हैं 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 0, तो मास नंबर हो गया 1। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हीलियम के अंदर होते हैं 2 2 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, तो मास नंबर फॉर हीलियम इज 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिथियम में होते हैं 3 प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं 4, हो गए 7। अब हम बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम के अंदर बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं 4 एंड 5, तो 9। बोरॉन के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं 5 और न्यूट्रॉन्स होते हैं 6, तो मास नंबर 11। कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं 6, न्यूट्रॉन्स होते हैं 6, तो मास नंबर 12। नाइट्रोजन के अंदर 7 7, मास नंबर 14। ऑक्सीजन के अंदर 8 8, तो मास नंबर 16। फ्लोरीन के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं 9 और न्यूट्रॉन्स होते हैं 10, तो मास हो गया 19। नियोन के अंदर 10 ही प्रोटॉन्स 10 ही न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर हो गया 20। सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स प्लस 12 न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर हो गया 23। मैग्नीशियम के अंदर दोनों 12 होते हैं, तो 24। एल्यूमिनियम के अंदर 13 प्रोटॉन्स 14 न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर 27। सिलिकॉन के अंदर 14 प्रोटॉन्स 14 न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर 28। फॉस्फोरस के अंदर 15 प्रोटॉन्स प्लस 16 न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर 31। सल्फर के अंदर 16 प्रोटॉन्स प्लस 16 न्यूट्रॉन्स, मास नंबर 32। बच्चों आपको 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, और मास नंबर क्या होता है, कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा जाता है। तो चलिए ये बात की हमने मास नंबर की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कौन से शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे के शेल में, फिर एल में, फिर एम में और एन में। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन के अंदर बस एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो के शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन इज ओनली 1। अब बात करते हैं लिथियम की, हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मतलब प्रोटॉन्स भी 2 इलेक्ट्रॉन्स भी 2। तो बच्चों के अंदर अभी हमने देखा था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रख देंगे। अब बात करते हैं लिथियम की। अब लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। अब हमें पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर के शेल के अंदर तो बस 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे एल शेल के अंदर। बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर है 4, तो
तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर K शेल में और बचे 2 इलेक्ट्रॉन L शेल में। अब बच्चों अब हम बात करते हैं बोरोन की। बोरोन के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 आ जाएंगे K शेल में और 3 आ जाएंगे L शेल में। कार्बन के अंदर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन K शेल, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन इन L शेल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन K शेल, बाकी के बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन इन L शेल। ऑक्सीजन के लिए 8, तो 2 इन K शेल, 6 इन L शेल। फ्लोरीन के लिए 9, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल। नियोन के लिए 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल। अब बच्चों अब आता है इंटरेस्टिंग चीज, हम अपने शेल्स में, अब क्या मुझे आप बताइए L के अंदर क्या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? तो नहीं। अब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो L के अंदर नहीं M के अंदर जाएगा। तो अब देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 11, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए K शेल में, बचे अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन चले गए L शेल में क्योंकि 8 उसकी मैक्सिमम लिमिट है। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे आप बताइए 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? वो चला जाएगा M शेल के अंदर। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम, तो हम लिखेंगे 2 8 1, 2 इन K शेल, 8 इन L शेल और 1 इन M शेल। अब बच्चों नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन K शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल और बचे हुए बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स इन M शेल। उसी तरह अगर एल्यूमिनियम को देखें तो 2 इन K शेल, 8 इन L शेल, बचे हुए 3 इन M शेल। सिलिकॉन की बात करें तो 2 8 एंड 4। फॉस्फोरस की बात करें तो 2 8 एंड 5, और बात करें सल्फर की तो 2 8 एंड 6। चलिए बच्चों ये था सल्फर। ये थे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K एलिमेंट शेल। अगर मैं बात करूं बाकी के बचे हुए 2 एलिमेंट्स क्लोरीन, आप मुझे बताइए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो यहां पर वीडियो पॉज करके आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्लोरीन की। तो चलिए अब इसे देखते हैं। क्लोरीन के अंदर होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, तो K में कितने जाएंगे, L में कितने जाएंगे, M में कितने जाएंगे और N में कितने जाएंगे? तो सबसे पहले K में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, L के अंदर जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन अब शेल के अंदर ऑर्बिट के अंदर जा चुके हैं। बचे 17 में से 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बच्चों M के अंदर। अब नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन के लिए, क्लोरीन के लिए सिंबल होता है बच्चों Cl, आर्गन के लिए सिंबल होता है Ar। अब हमसे कोई पूछे कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। अब मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं एटॉमिक नंबर याद करने के लिए? एटॉमिक नंबर याद करना जरूरी है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आर्गन, अब आर्गन तो हमें पता है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब लिख पाएंगे जब हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होगा। तो एटॉमिक नंबर बच्चों आप याद करना, 20 तक आपको एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल और एटॉमिक नंबर टिप्स पर याद होने चाहिए। तो चलिए 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, तो K शेल में कितने जाएंगे, L में कितने जाएंगे, M में कितने जाएंगे, N में कितने जाएंगे, देखते हैं। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे K शेल में, L में जाएंगे 8, M में जाएंगे बचे हुए 8। तो बच्चों ये हो गया M में 8 कंप्लीट। अब जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन आएगा
तो वो बच्चों n में चला जाएगा। आई रिपीट, जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन आएगा वो n शेल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी जरूर 18 होती है, पर 8 से ज्यादा होते ही जो ये शेल होता है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए शेल के अंदर 8 आएंगे। अब इसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर होता है 19। तो के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, बचा हुआ एक एन शेल के अंदर। यह बात बच्चों आप याद रखना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हेडिंग डालिए वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए बच्चों, अब वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एटम में आउटर मोस्ट शेल में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज नथिंग बट, अगर एक एटम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल जब कहलाता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब 8 मान लीजिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एक एटम की हम बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एटम क्या चाहेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले और उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और वो स्टेबल हो जाएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन उसको लेने पड़े या देने पड़े 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो लिखिए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by an element in achieving 8 electrons in its outermost shell will be the वैलेंसी। अभी हमने बात की थी पोटेशियम की, जिसका एटॉमिक नंबर था 19। अब बच्चों उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी KLMN। K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8, M के अंदर 8 और N में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर पोटेशियम किसी तरीके से N का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे अपने एटम के अंदर से, तो बच्चों जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अभी आउटर मोस्ट शेल है N, अब आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा M। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाऊं, ये है न्यूक्लियस, ये थे ऑर्बिट्स, के शेल के अंदर प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल के अंदर प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6
7, 8। m के अंदर प्रेजेंट है फिर से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब n के अंदर प्रेजेंट है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये किसी तरह एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो जो उसके अंदर वाला शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इज वैलेंसी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एलिमेंट इन अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल विल बी द वैलेंसी। तो जैसे ही 1 निकालेगा तो उसके आउटरमोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो पोटेशियम के लिए वैलेंसी क्या हो गई 1। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कैसे बन जाएगा हमारा जो ये एटम है, ये था न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल, एम शेल। अब हमें एन शेल बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया बाहर, तो एन शेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमें उसे दिखाने की भी जरूरत नहीं है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 2 के शेल में, 8 एल शेल में, 8 एम शेल के अंदर। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो 1 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल हमें लेना है वो है क्लोरीन। तो चलिए बच्चों अब हम क्लोरीन की वैलेंसी की बात करते हैं। तो चलिए क्लोरीन के अंदर होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो KLMN, 2 इन के शेल, 8 इन एल शेल और बचे हुए 7 इन एम शेल। तो यहां पे एम शेल की तो बात ही नहीं आई। तो चलिए अब हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। के शेल, एल शेल और एम शेल। के शेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एल शेल के अंदर प्रेजेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारा एन शेल है वहां प्रेजेंट है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों अगर ये किसी तरह बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले ले इन आउटर मोस्ट शेल, तो मुझे बताइए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो जी हां, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने पर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो क्लोरीन के लिए वैलेंसी होती है 1। तो वैलेंसी इज 1। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अंदर 2, उससे बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और सबसे बाहर वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताइए कि अगर किसी एलिमेंट को आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको चाहिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, तो उसके लिए वैलेंसी हो जाएगी 2। अगर किसी के आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट 8 करने के लिए, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। जैसे कि एग्जांपल है एल्यूमिनियम। तो चलिए ये था बच्चों वैलेंसी। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ये पेपर में आपसे जरूर पूछा जाता है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं और गिव द एग्जांपल ऑफ आइसोटॉप्स। तो चलिए
हेडिंग डालिए आइसोटॉप्स। तो लिखिए बच्चों, isotopes are atoms of same element having same atomic number and different mass number। बच्चों मैं आपको बता दूं, ज्यादातर स्टूडेंट मास नंबर और एटॉमिक मास में कंफ्यूज होते हैं। मास नंबर और एटॉमिक मास सेम चीज नहीं होती है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मास नंबर रिस्पेक्टिवली। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37। अब बच्चों आइसोटॉप्स आर नथिंग बट एक एलिमेंट के एक से ज्यादा तरीके के एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उस एलिमेंट के एटम में सेम रहेंगे, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग एटम्स में अलग अलग हो सकते हैं एक ही एलिमेंट के। जैसे कि यहां हमने देखा क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन्स तो हमेशा 17 रहते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी प्रोटॉन ले आइए, तो जो प्रोटॉन्स होंगे वो तो 17 ही रहेंगे, पर न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, और जिसकी वजह से मास नंबर एक ही एलिमेंट के एटम का डिफर कर जाता है। 17 प्रोटॉन्स हैं और इस केस में 18 न्यूट्रॉन्स हैं, पर क्लोरीन के ऐसे एटम भी प्रेजेंट हैं जिसके अंदर प्रोटॉन तो 17 ही हो, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़कर 20 हो जाए। मतलब यहां थे हमारे प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन्स थे 18, यहां प्रोटॉन्स थे 17 तो न्यूट्रॉन्स हो गए 20। अब आइसोटॉप्स वो एटम्स होते हैं जो एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहे, मतलब प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहे जो कि यहां है, एंड डिफरेंट मास नंबर में डिफरेंस की वजह से वो अलग अलग एटम हो जाते हैं एक ही एलिमेंट के। उस तरह के एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। सो आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो चलिए अब पेपर में क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है कि राइट द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। तो चलिए हेडिंग डालिए यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। चलिए बच्चों, नंबर 1 यूज है यूरेनियम आइसोटोप is used as fuel in nuclear reactor। जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं उन रिएक्टर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यूरेनियम के अलग अलग आइसोटॉप्स यूज होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। नंबर 2, आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट is useful in treatment of कैंसर। कैंसर के अंदर आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। नंबर 3,
an isotope of iodine is used in the treatment of goiter. ये थे बच्चे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो चलिए अब जैसे आइसोटोप्स होता है उसी तरीके से आते हैं आइसोबार्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आइसोबार्स। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं आइसोबार्स होते क्या हैं। आइसोबार्स आर द एटम्स of those elements which have the same mass number but different atomic numbers are called isobars. Example: calcium 20, 40, argon 18, 40। अब ध्यान से देखिए बच्चे इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोबार्स होते क्या हैं। आइसोबार्स आर दोज एटम ऑफ एलिमेंट्स जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो सकता है पर मास नंबर सेम होगा। अब मुझे बताइए क्या एक सेम एलिमेंट के आइसोबार्स पॉसिबल हैं? नहीं, एक सेम एटम के आइसोबार्स पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एक एलिमेंट में सेम ही रहेंगे। हमने सबसे पहले ही पढ़ा था एटॉमिक नंबर जो होता है आइडेंटिटी होती है किसी एलिमेंट की। अब इस एग्जांपल पे ध्यान दीजिए, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 20 और मास नंबर है 40। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 18 और मास नंबर है 40। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है पर मास नंबर डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। तो इस तरीके के एटम्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स। आपसे पेपर में हर साल पूछा जाता है या तो आइसोटोप्स या फिर आइसोबार्स कि क्या होते हैं आइसोटोप्स, क्या होते हैं आइसोबार्स। इसको ध्यान से पढ़ना है। तो ये था बच्चों हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक के बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं। कभी भी मास नंबर और एटॉमिक मास में कंफ्यूज मत होना। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, और एटॉमिक मास होता है कि इस दुनिया में अगर हम बात करें क्लोरीन के एटॉमिक मास की, तो इस दुनिया में क्लोरीन के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उसका हम एवरेज निकालें, उसके मास नंबर का अगर हम एवरेज निकालें तो जो मास आएगा उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्लोरीन का मास नंबर होता है 35 पर क्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 35.5। तो ये था बच्चों लास्ट टॉपिक। अब आप बैक एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी बैक एक्सरसाइज को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको डाउट आता है तो आप वहां उससे रेफर कीजिए, और स्टिल अगर कोई डाउट इन टॉपिक्स में से आता है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।